चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी देशवासियों को, दुनिया के कोने कोने में बसे हर भारतीय को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भारत की वैज्ञानिक क्षमता पे आज तक कभी कोई संदेह नहीं किया जा सकता और इसरो ने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि निसंदेह भारत टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 से रिलेटेड आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे और एक एक पल की जानकारी आपको लग रही होगी कि चंद्रयान 3 में क्या क्या चल रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि चंद्रयान के एक महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू को आप नहीं जानते हैं, किसी भी चैनल पे, किसी भी यूट्यूब वीडियोस में ये नहीं बताया गया कि आखिर चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन किसका रहा है। आप सोचिए कि जहां एटमॉस्फेयर ना हो, ग्रेविटी 6 गुनी कम, रेडिएशन सबसे ज्यादा हाई और ऐसी जगह एक सिस्टम 100% प्रॉपर काम कर रहा है, तो किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो चंद्रयान 3 को ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इंडिया ने आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया है कि ये टेक्नोलॉजी चांद पे पहुंचने के बाद भी 100% कामयाब हो रही है। और जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में ये पूरी डिटेल बताता चलूंगा कि चंद्रयान 3 में किस टेक्नोलॉजी, किस बैटरी, किस इन्वर्टर और किस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है चंद्रयान के डिफरेंट पार्टीशंस को एनर्जी देने के लिए, आप यकीनन अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इंडिया ने इस लेवल की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। केवल चंद्रमा ही नहीं, अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह पे हम लोग इस तरह का सफल प्रैक्टिकल आने वाले भविष्य में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 जब तैयार किया जा रहा था तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को देखने को मिल रहे थे कि चंद्रयान पे जो सनलाइट है वो बहुत लो सनलाइट रहती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो दिन के टाइम में टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी अक्सर मून पे चला जाता है। अर्थ से कंपेयर करें तो 14 दिन के बराबर मून का एक दिन होता है और 14 रात के बराबर मून की एक रात होती है। एटमॉस्फेयर कुछ नहीं, ग्रेविटी की बात करो तो 6 गुनी कम ग्रेविटी चांद पे है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 60 किलो के हैं और आप चांद पे जाके आप अपना वेट चेक कर रहे हैं तो आपका वेट जो है वो 10 किलो ही रह जाना है। इसके अलावा बहुत हाई रेडिएशन और नहीं पता था वैज्ञानिकों को कि प्रॉपरली किस जगह रोवर को लैंड कराना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस बात को लेके चल रहे थे कि आखिर इस तरह का क्या सिस्टम डिजाइन किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में चंद्रयान 3 के किसी भी पार्ट को एनर्जी की कमी महसूस ना हो, उसके पूरे सेंसर्स, उसका पूरा सिस्टम अनइंटरप्टेड काम करता रहे। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने इस पे कंटिन्यू शोध किया और डिफरेंट टाइप के पैनल्स, बैटरी सिस्टम और एक इस तरह का सिस्टम डिजाइन किया। तो फ्रेंड्स, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसमें किस तरह की बैटरी, पैनल्स और क्या सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चंद्रयान में नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगे हैं, किस किस पार्ट को पैनल्स की, बैटरी की, इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है और कितने कंपोनेंट्स यहाँ पे चलते हैं। तो चंद्रयान 3 में जो मेन डिवीजन है वो 3 डिवीजन में इसको बांटा गया है। सबसे पहले है लैडर, जिसको आप विक्रम भी बोलते हैं, जिसके अंदर रॉकेट है, पैराशूट है और लैंडिंग पैड है। दूसरा है रोवर, रोवर या प्रज्ञान आप इसको बोल सकते हैं। 13 सेंसर्स इसके अंदर लगे हैं और बाकी बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम भी रोवर में दिए गए हैं। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में रॉकेट और सोलर पैनल, तो ये 3 तरह की जो है चंद्रयान 3 के अंदर डिवीजन है, जिसमें से 2 डिवीजन को अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो लैडर और रोवर दोनों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर लैडर और रोवर को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मिलने में कोई दिक्कत होती है तो ये पूरा का पूरा मिशन ही फेल हो जाता है। 4 तरह के कंपोनेंट्स एनर्जी का कंजप्शन करते हैं इसमें, तो जिसमें सबसे पहले है LRA, इसको लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर बोलते हैं, जो कि डिस्टेंस और स्पीड नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ELS है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
लैडिंग सिस्टम जो कि लैडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स की बात करें तो LGAM जो मून पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है LGM, तो ये जो चांद की ग्रेविटी है उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 बेसिकली कंपोनेंट्स हैं जिनको कंटिन्यूअस इंटरप्टेड लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब इमेजिन कीजिए कि 40 दिन का इंटरप्टेड सफर, 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी और 16,793 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंचा। सब में एक्सटर्नली सोलर पैनल लगे हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि इस सफर में कितना हाई लेवल का रेडिएशन प्रेशर पैनल्स ने झेला होगा। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 में 3 जगह पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जिसमें कि प्रोमोशनल मॉड्यूल में सोलर पैनल जो लगाया गया है वो है 3.44 स्क्वायर मीटर का, जो कि 2.6 किलोवाट पर आवर की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा लैडर में जो सोलर पैनल लगाया गया है वो है 2.2 स्क्वायर मीटर का, जो कि 1.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और रोवर के अंदर जो सोलर पैनल लगाया गया है वो है 1.5 स्क्वायर मीटर का, जो कि 1 किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो टोटल जो है 7.14 स्क्वायर मीटर का सोलर पैनल इस पे लगाया गया है, जिससे कि 5.1 किलोवाट की एनर्जी इन सोलर पैनल से मिल रही है। 14 टोटल पैनल्स इसमें लगाए गए हैं। और अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं आपसे तो 25 से 30% ये पैनल इफिशिएंट है। चंद्रयान 2 में 2 तरह के सोलर पैनल लगाए गए थे, जिसमें मोनोक्रिस्टलाइन थे और जर्मेनियम सोलर पैनल का भी इस्तेमाल किया गया था। पर जर्मेनियम सोलर पैनल की जो इफिशियंसी है वो तो बहुत ज़्यादा थी, पर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। तो चंद्रयान 3 चूंकि एक बजट प्रोजेक्ट था, इसलिए इसमें बहुत हाई कॉस्ट वाले सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए इस सिस्टम में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, पर उस पैनल को एक स्पेसिफिक तरीके से इस स्पेसिफिक मटेरियल के साथ में डिजाइन किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं कि चंद्रयान 3 में मोनोपर्क बायफेशियल सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप मेरे को पिछले 2-3 साल से फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि 2019 में पहली बार इंडिया में मैंने बायफेशियल पैनल से रिलेटेड पहला यूट्यूब पे वीडियो डाला था, जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबरों ने नेगेटिविटी फैलाई थी कि बायफेशियल पैनल बेकार है, काम नहीं करता है, केवल जमीन पे लगा सकते हैं, वेट बहुत ज्यादा होता है, पीछे की साइड बेकार है। आज की डेट में भी बहुत सारे यूट्यूबर जिनका काम ही कमी निकालना है, ऐसे लोग बायफेशियल पैनल को लेकर बोलते हैं कि साहब वो तो वन साइड पैनल है, कि ये सब बहकाने की बात है, केवल एक साइड ही काम करता है, दूसरी साइड काम वाम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रूवन है कि इस टेक्नोलॉजी को चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 में किस बैटरी और किस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया गया है और ये सिस्टम कितना काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज ही है कि सोलर पैनल की साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जितना हाई टेम्परेचर होता है उतना ही सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। और चांद पे जो टेम्परेचर दिन में हो जाता है वो कई बार 127 हो जाता है और नाइट के टाइम पे ऑलमोस्ट 0 चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 127 टेम्परेचर जाने का जो मतलब है वो ये है कि पैनल ऑलमोस्ट अपनी क्षमता का 30% रह जाएगा। पर यहाँ पे स्पेशल मटेरियल इस पैनल के अंदर लगाया गया है कि जिससे कि इस पैनल को वहाँ के रेडिएशन, वहाँ की लो ग्रेविटी, लो लाइट पे भी फर्क ना पड़े। मून पे टेम्परेचर हाई होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो सनलाइट है भी वहाँ पे ज्यादा पड़ती है। सनलाइट तो है कम पर टेम्परेचर है ज्यादा। दूसरा, इन पैनल को वर्टिकली लगाया गया है। वर्टिकली लगाने के पीछे रीजन ये है कि मून है सन के साइड में थोड़ा सा तिरछा है। तो जैसे हम अपने प्लैनेट पे जो पैनल लगाते हैं तो मतलब 10 डिग्री एंगल से 30-40 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करते हैं, पर मून पे 90 डिग्री वर्टिकली पैनल को लगाया गया है, जिससे कि सोलर पैनल जो है वो किसी भी कंडीशन में सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे, जिससे कि इंटरप्टेड एनर्जी चंद्रयान को मिलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें बैटरी जो है वो कौन सी लगाई गई हैं और इन्वर्टर जो है वो कौन से लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो चंद्रयान का लैडर है उसके अंदर 20 किलोवाट का ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का स्पेशल इन्वर्टर
लगाया गया है, इस इन्वर्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लो ग्रेविटी में, हाई रेडिएशन में, हाई टेम्परेचर में भी ये इन्वर्टर काम करता रहेगा। बैटरी बैंक की बात करें तो लिथियम फॉस्फेट का यहाँ पे 4 बैटरी लगाई गई हैं जो लैडर है, और एक बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 10 किलोवाट। तो टोटल 40 किलोवाट की बैटरी बैंक लैडर में लगाया गया है, 20 किलोवाट का इन्वर्टर लैडर में लगाया गया है, और करीब 3 किलोवाट का सोलर पैनल वहां पे लगाया गया है। अब चूंकि यहाँ के हिसाब से जो मून पे दिन होता है वो 14 दिन का होता है, और लो लाइट कंडीशन वहां पे बहुत ज्यादा है, 14 दिन में ये जो सोलर पैनल है ये इन बैटरी को कंप्लीटली फुल कर सकता है, और बाकी जो रेगुलर लोड है उनको भी चला सकता है। तो जिस टाइम पे रात होगी उस टाइम पे जो लैडर है इकट्ठी की हुई एनर्जी से अपने जो पावर कंजप्शन है उनको पूरा करता रहे। अब बात करें रोवर में, तो रोवर में 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है, और 20 किलोवाट का बैटरी बैंक, 2 बैटरी 10-10 किलोवाट की लगाई गई हैं। और रोवर का जो पावर कंजप्शन है जिसके, तो रोवर के अंदर 13 तो सेंसर्स हैं, और बाकी उसके और अपने इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन हैं, तो करीब 500 वाट से 1 किलोवाट के बीच में रोवर के पर आवर के पावर कंजप्शन होते हैं, जिसको कि ये इन्वर्टर बैटरी सोलर के साथ में सीधा काम करके चला सकता है। तो फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी में जो ये इन्वर्टर है, बैटरी है या सोलर पैनल है, इसमें टेक्नोलॉजी तो यही यूज की गई है, बस इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस मटेरियल के साथ में डिजाइन किया गया है कि जो मून की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ये इजीली फेस कर लें और इंटरप्टेड एनर्जी प्रोड्यूस करते रहें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।